Assalamu alaikum class, welcome to dispensing class. And so today we will discuss about the drugs used in respiratory system, मतलब निज़ाम तनफ़ुस में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हम आज जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। एज़ यूजुअल जैसे मैं जाती हूँ एक्सपेक्टोरेंट को डिस्कस किया, या मतलब उसकी एक एक मेडिसिन को डिस्कस करके उसके दवा की फ़ॉर्म, खुराक वगैरह ये सब मैं नहीं आज डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपकी बुक में मुनासिब लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो काफ़ी है आपके लिए। और यस, मैंने पहले भी आपको कहा था एक बार कि आप जो है वो आपकी बुक के अंदर जो पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं उनकी पिक्चर्स मुझे लेके तो वो मुझे आप ग्रुप के अंदर भेज दीजिए। ठीक है, तो वो आज आप ये काम करेंगे। ठीक है, अपनी जो पुरानी बुक है आपकी उसमें से पास्ट पेपर्स जो दिए हुए हैं उसकी पिक्चर्स लेके आपने ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। ठीक है, निज़ाम तनफ़ुस के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात ये इन्होंने जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडाइलेटर एंड एंटीटसिव। ठीक है, तो हालांकि ये ठीक नहीं लिखा हुआ। ठीक है, प्रॉपर मतलब सारा ठीक नहीं लिखा हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है, बेहतर है। तो ये नाम है सारे, मैं पढ़ देती हूँ आपको। फाल्कोडीन, प्रोमेथाजीन, ये एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेक्टोरेंट वो होते हैं जो बलगम खारिज करते हैं। ठीक है, और एंटीटसिव है दूसरा आपकी लिखा हुआ है, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है एंटीटसिव। ठीक है, खांसी रोकने वाली अद्वियात होती हैं ये डायरेक्ट रोक देती हैं। मतलब कैसे, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको जाके ये जो है ना वो काम डाउन करती हैं या ब्लॉक करती हैं, जो कि खांसी कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर। ये एक्चुअली नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। ठीक है, सांस की नालियाँ फैलाने वाली अद्वियात, ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब, तो उसके अंदर आ जाते हैं साल्बुटामॉल, थियोफाइलिन, किटियोटिफिन, फ्यूमरेट, एसिफाइलिन बहुत चल रहा है। ठीक है, एफिड्रीन चल रहा है, एड्रीना, तरबुटालिन, साल्बुटामॉल भी चलता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ऊपर वालों में डाइफिनहाइड्रामीन बहुत चलता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन चलता है, अमोनियम क्लोराइड चलता है। ठीक है, ये आगे आपकी बुक के अंदर पेज नंबर है, जहाँ पे एंड होता है वो टेबल वगैरह। लेट मी चेक अगेन। यस, पेज नंबर है 539। ठीक है, 539 पेज नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। निज़ाम तनफ़ुस के लिए इस्तेमाल होने वाली अदवियात। निज़ाम तनफ़ुस की सबसे अहम अलामत खांसी है। सिक्रेशन या फ़ौरन बॉडी को फेफड़ों से निकालने के लिए हवा के ज़ोरदार अखराज को खांसी कहते हैं। मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर अगर कोई फ़ौरन पार्टिकल चला गया है या फिर सिक्रेशन लाइक रेशा वगैरह या बलगम वगैरह है, तो उसको निकालने के लिए हवा का ज़ोरदार अखराज होता है, उसको हम खांसी कहते हैं। ठीक है, इस तरह खांसी सांस की नालियों की हिफाजत करती है। खांसी, ब्रोंकियाल दमा, फेफड़ों की टीबी और काली खांसी की अहम अलामत है। मतलब ब्रोंकियाल हो जाए, एज़मा हो जाए या टीबी हो जाए या काली खांसी हो जाए, तो सबसे पहले जो है वो आम खांसी होगी। ठीक है, फिर बाद में ये बिगड़ गया, आहिस्ता आहिस्ता बीमारियाँ आगे बढ़ती जाएंगी। इन बीमारियों में बीमारी के मुताबिक इलाज किया जाता है। मिसाल के तौर पर दमा के लिए ब्रोंकोडाइलेटर अद्वियात दी जाती हैं। दमा में क्या होता है, सांस रुकता है ना, सांस बंद हो जाता है, तो जो ब्रोंकोडाइलेटर मतलब जो ब्रोंक्यूल्स की जो नालियाँ हैं उनको खोलने के लिए, उनको डायलेट करवाने के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं उन्हें ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं। और फेफड़ों की टीबी के लिए एंटी टीबी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, और टीबी का एक पूरा कोर्स होता है। ठीक है, वो अलग होती हैं सारी। ठीक है, अगर फेफड़ों में सिक्रेशन ज़्यादा हो तो दाफ़िया खांसी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पेचीदगियाँ हो सकती हैं। मतलब सिक्रेशन अगर ज़्यादा बलगम हो और हम दाफ़िया खांसी होती हैं एंटीटॉसिव। ठीक है, एंटीटॉसिव मतलब जो सिर्फ
खांसी के रिसेप्टर्स को रोकती हैं, एक्चुअली जो अंदर जो मसला है लाइक जो बलगम है उसे अखराज नहीं करवाती। ठीक है, तो इस तरह की मेडिसिन जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो हैं वो पेचीदगियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे हैं दाफ़िया खांसी अद्वियात। ये हैं एंटीटसिव। ठीक है, दाफ़िया खांसी अद्वियात कौन सी हैं? एंटीटसिव ऐसी अद्वियात जो खांसी को रोकती हैं, इन्हें दाफ़िया खांसी एंटीटसिव ड्रग्स के अद्वियात कहते हैं। अगर खांसी तकलीफ़ दह हो और मरीज़ की नींद में खलल डाले तो इस हालत में दाफ़िया खांसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे तंबाकू नोशी करने वाले लोगों में खुश्क खांसी होना। ठीक है, दाफ़िया खांसी अद्वियात की दर्जाबंदी दर्जा झैल है। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, मतलब नर्वस सिस्टम पर ये एक्ट करती है ना, तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स और पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, पेरिफेरी पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पड़ा था, उसी तरह सेंट्रल पे जो काम करती हैं और जो पेरिफेरल पे काम करती हैं। ये अद्वियात सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। इनमें भी दो टाइप्स हैं आगे से, नारकोटिक्स और आगे है नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जिनका नशा होता है और नॉन नारकोटिक्स जिनका नशा नहीं होता। ठीक है, नारकोटिक्स में आ जाती हैं फाल्कोडीन, कोडीन, डाईहाइड्रोकोडीन, ओपियम टिंक्चर, डाईहाइड्रोमार्फिन। फिर आ जाते हैं नॉन नारकोटिक्स, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, नास्कापिन, लीवोप्रोप्रोक्सिफिन। ठीक है, लीवोप्रोप्रोक्सिफिन। पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स, इसमें आ जाते हैं भाप का इंजेक्शन, भाप इन्हेलेशन, सॉरी इंजेक्शन नहीं, भाप इन्हेलेशन। आप भाप लो, मुलट्ठी, ड्रोप्रोपोजीन, ग्लिसरीन। ठीक है, ड्रोप्रोपोजीन एंड ग्लिसरीन। फिर है बलगम खारिज करने वाली अद्वियात। इसमें भी डायरेक्ट एक्टिंग एंड रिफ्लेक्सली एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, बराह रास्त असर करने वाली और रिफ्लेक्स इनडायरेक्ट, मतलब रिफ्लेक्सली असर करने वाली अद्वियात। बराह रास्त करने वाली अद्वियात में है पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड। आयोडाइड वाली जो हैं दोनों, वो बराह रास्त असर करने वाली में आ जाएंगी। देखिए, नारकोटिक्स नशा मैंने शायद आपको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया। इतना तो पता होगा ना कि मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये सारी जो हैं नशे वाली चीज़ें हैं। तो इनसे निकलने वाली जो अद्वियात हैं वो है कोडीन। ठीक है, कोडीन, फिर ये देखिए कोडीन कोडीन कोडीन, दो बार यही है। ओपियम, ओपियम आपको पता है हशीश को कहते हैं। ठीक है, डाईहाइड्रोमार्फिन, मॉर्फिन भी उसकी आगे एक एडवांस फॉर्म है। ठीक है, रिफ्लेक्सली असर करने वाली अद्वियात, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, एपिकाकोआना। ठीक है, दाफ़िया खांसी, बलगम, आवर, ब्रोंकोडाइलेटर और एंटी हिस्टामिन अद्वियात के मुख्तलिफ मरकबात बाज़ार में दस्तयाब हैं। मतलब इनको सबको मिक्स करके एक सिरप बना दिया जाता है, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर कॉरेक्स डी में क्लोरफेनिरामीन है और एफिड्रीन है और सोडियम साइट्रेट होता है। ठीक है, हाइड्रोलिन शरबत है, कॉरेक्स डी हाइड्रोलिन शरबत में अमाइनोफिलीन है, डाइफेनहाइड्रामीन है और अमोनियम क्लोराइड होता है। अब देख रहे हैं, एंटीटसिव भी होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट भी होते हैं, और बीच में जो है वो एंटी हिस्टामिन भी ऐड कर देते हैं। एंटी हिस्टामिन जो है वो क्लोरफेनिरामीन है। ब्रोंकोडिल डी में क्लोरफेनिरामीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एफिड्रीन है और डेक्सामेथासोन है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स में ये देखें, उन्होंने इसकी आगे से 4-5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं आगे से। नंबर 1 है सिम्पैथोमाइमेटिक अद्वियात, फिर है जेंथीन माखिज़ अद्वियात, फिर है पैरासिम्पैथोलाइटिक अद्वियात, फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
और फिर है मास्ट सेल स्टेबलाइज़र अद्वियात। ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र अद्वियात। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, एक्चुअली दिमाग में इस्तेमाल होने वाले ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। ये पांचों टाइप्स जो हैं ये ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो सिम्पैथोमाइमेटिक अद्वियात। इसके अंदर आ जाता है साल्बुटामॉल, एफिड्रीन एंड एड्रीनालिन। फिर है ज़ैंथीन, माखिज़ अद्वियात, अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन। फिर है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के अंदर अपेरारोय, क्या लिखा है, एप्रायरोपिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बिक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र के अंदर है सोडियम ग्लाइकेट एंड कीटोटोफिन। ठीक है, कीटोटोफिन भी कहते हैं इसे। मुश्किल है लेकिन कोई हल नहीं है, आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं कोशिश करूँगी कल आपको ना इसका कोई एक्रोनम बता दूँ। ठीक है, जो आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे एक्रोनम जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने 1 2 लिखना भूल गई हूँ। आपने सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स को 1 कर दो, ज़िंथीन को 2 कर दो, पैरासिम्पैथोलाइटिक को 3, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को 4 और मास्ट सेल स्टेबलाइज़र को 5 कर दो। ठीक है, इसके अंदर आप 2 एग्जांपल्स भी याद कर दो तो काफ़ी होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स आसान हैं, डेक्सामेथासोन, बिक्लोमेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी आसान है, ये भी आमतौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं, साल्बुटामॉल, एफिड्रीन। ठीक है, ज़ैंथीन डेरिवेटिव, अमाइनोफाइलिन। मास्ट सेल्स आपको पता ही होगा कि हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल्स से रिलीज़ होती है, और हिस्टामिन जो है बहुत बड़ा एक फ़ंक्शन है उसका कि वो नालियों को, जो सांस की नालियाँ हैं उनको तंग करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दमा होता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन आपने देखा होगा, एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन ही रिलीज़ होती है और वो उन लोगों में को सांस लेने में प्रॉब्लम, छींकें, नाक, पैर, ये सब कुछ होता है। तो मास्ट सेल्स जो हैं उनको स्टेबलाइज़ कर दो तो वो उनसे हिस्टामिन जो है वो रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा, तो इसको याद करें अच्छे से। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।